Assalamu alaikum everyone, welcome to Reader online class session. This is me, Professor Ashia Sajid, and today we are starting our new chapter which is sport and movement, and topic is introduction about sport and movement. ओके जी, हम लोग पिछला अपना 15 चैप्टर वाइंड अप कर चुके हैं विच इज़ अबाउट होम्योस्टेसिस. आज हम अपना नया चैप्टर शुरू कर रहे हैं विच इज़ स्पोर्ट एंड मूवमेंट. स्पोर्ट एंड मूवमेंट को पढ़ने से पहले मैं आपको इसकी डिवीजन बता देती हूँ. स्पोर्ट एंड मूवमेंट को हम लोगों ने 4 हिस्सों में डिवाइड किया इस चैप्टर में. सबसे पहले हम स्पोर्ट इन प्लांट्स देखेंगे, दैन मूवमेंट इन प्लांट्स देखेंगे, उसके बाद स्पोर्ट इन एनिमल्स देखेंगे और उसके बाद मूवमेंट इन एनिमल्स को देखेंगे. तो सबसे पहले हमने इसका लफ्ज़ी मतलब देखना है जिसके बारे में आज हम पढ़ने जा रहे हैं विच इज़ स्पोर्ट एंड मूवमेंट. कि स्पोर्ट एंड मूवमेंट क्या होता है. तो स्पोर्ट का उर्दू में अगर हम मतलब देखें तो इसका मतलब होता है सहारा देना. ठीक है, सहारा देना. तो ऐसी चीज़ जो आपको सहारा दे, ठीक है, उस वक्त उस चीज़ को हम स्पोर्ट कहते हैं. फॉर एग्जांपल जब आप लोग पढ़ रहे होते हैं, ठीक है, अगर आपको कोई टॉपिक समझ नहीं आ रहा तो आप अपने बहन भाइयों से कंसल्ट करते हैं, वो आपको असिस्ट करते हैं उस चीज़ को समझाने में. तो उस वक्त वो आपकी क्या बनते हैं, स्पोर्ट बनते हैं. इसी तरह अगर कोई बच्चा जब नौकरी कर रहा होता है तो उसके माँ बाप उसको जो है वो सपोर्ट करते हैं फाइनेंशियली या इमोशनली. ठीक है, तो स्पोर्ट क्या है, असल में सहारा देना. तो अगर हम इन्हें अपने बायोलॉजिकल पॉइंट ऑफ व्यू से देखें तो स्पोर्ट क्या हुआ, असिस्ट टू रिस्पॉन्ड टू सर्टेन स्टिमुलाई. अगर एक ऑर्गेनिज्म को कोई स्टिमुलाई मिला है, ठीक है, और उसने उस स्टिमुलाई के लिए रिस्पॉन्ड करना है, तो उसकी रिस्पॉन्ड करने में जो मदद देगा तो हम उस सिस्टम को स्पोर्ट का सिस्टम कहते हैं. फॉर एग्जाम्पल जिस तरह फॉर एग्जाम्पल अगर बहुत तेज़ विंड चल रही है यानी आंधी चल रही है तो उस वक्त प्लांट की सपोर्ट के लिए कौन सी चीज़ होगी, स्टेम होगी. ठीक है, इसी तरह जो हमारी ज़मीन की ताकत है वो हमें नीचे की तरफ खींचती है यानी ग्रेविटेशनल फोर्स. तो उस ग्रेविटेशनल फोर्स के अगेंस्ट काम कौन करता है, वो बोन्स करती हैं. तो बोन्स क्या हुई, हमारे सपोर्ट का सिस्टम हमें प्रोवाइड करती हैं ड्यूरिंग ग्रेविटेशनल फोर्स, और इसी तरह स्टेम जो है वो हमें सपोर्ट प्रोवाइड करती है ड्यूरिंग विंड प्रेशर. ठीक है, तो ये हमने पढ़ा स्पोर्ट को. कोई भी चीज़ जो असिस्ट कर रही हो, असिस्ट का मतलब मददकारी होती है, और जब हमारे पास कोई स्टिमुलाई है, स्टिमुलाई को रिस्पॉन्ड करने में जो हमें चीज़ मदद देगी वो हमारे पास स्पोर्ट सिस्टम कहलाएगा. उसके बाद नेक्स्ट चलते हैं जी मूवमेंट के ऊपर. कि मूवमेंट क्या है. मूवमेंट 2 तरह की होती है. एक मूवमेंट वो है जिसमें आप चेंज ऑफ पोस्चर करते हैं और दूसरी मूवमेंट है चेंज ऑफ पोजीशन. चेंज ऑफ पोस्चर का क्या मतलब है, फॉर एग्जांपल आप खड़े में मैं आपको फ़ौरन कह दूँ आप बैठ जाएं तो आप बैठ जाएंगे. ठीक है, फिर मैं आपको खड़े हो जाए, आप लेट जाएंगे. तो ये जस्ट आप अपना पोस्चर चेंज कर रहे हैं. तो ये चेंज ऑफ पोस्चर आप प्लांट में भी देखते हैं और एनिमल्स में भी देखते हैं. बट जो चेंज ऑफ पोजीशन है, जिस तरह आपने थोड़ी देर के लिए आप चले हैं, ठीक है, 1 किलोमीटर का आपने फासला तय किया है फ्रॉम दिस पॉइंट टू दिस पॉइंट. ठीक है, तो जब आपने पोजीशन चेंज किया, अपनी जगह को चेंज किया है, तो इस तरह की मूवमेंट को हम लोकोमोशन कहते हैं. और ये लोकोमोशन सिर्फ और सिर्फ एनिमल्स में ही दिखाई देती है. ठीक है, तो ये दोनों डिफरेंस आपने याद रखने हैं कि मूवमेंट जो है, मूवमेंट के अंदर जो चेंज ऑफ पोस्चर है वो हम प्लांट और एनिमल दोनों के अंदर देखते हैं. बट एट द सेम टाइम जब हम चेंज ऑफ पोजीशन की बात करते हैं तो जिसको हम लोकोमोशन कह रहे हैं वो सिर्फ और सिर्फ एनिमल्स में ही देखी जाती है. अब आती है कि हमें स्पोर्ट की क्यों ज़रूरत पेश आती है. ठीक है, क्यों हमें स्पोर्ट का सिस्टम जो है वो हमारे लिए ज़रूरी है. आपको पता है जो हमारे पास ग्रेविटी है, अभी हमने बात की ग्रेविटी की, जो ग्रेविटी है वो हमें नीचे की तरफ खींच रही है. ठीक है, तो इसके अगेंस्ट काम करने के लिए हमें स्पोर्ट की ज़रूरत है. सेम विद द केस विद प्लांट्स. तो हमें प्लांट्स में भी ग्रेविटी के अगेंस्ट काम करना है और हमें ताकत चाहिए, एक सपोर्ट सिस्टम चाहिए, हम इसके खिलाफ जा सकें. तो प्लांट्स के अंदर जो हमारे पास चीज़ें हैं जो कि हमें सपोर्ट प्रोवाइड करती हैं वो है जी कोलन काइमेटस सेल एंड स्क्लेरन काइमेटस सेल. कोलन काइमेटस सेल्स. ठीक है, so colon chimetus cells and then we have scleron chimetus cells. ठीक है, scleron chimetus cells and colon chimetus cells. जो colon chimetus cells हैं ये खास तौर पे वो उन सेल्स या उन प्लांट्स के अंदर होते हैं जो कि भी छोटे होते हैं, यानी बेबी प्लांट को सपोर्ट करने के लिए जो सेल्स हमारे पास होते हैं उन्हें हम colon chimetus cells कहते हैं, और जो अडल्ट प्लांट को सपोर्ट करते हैं उनको हम scleron chimetus cells कहते हैं. अब ये तो सपोर्ट सिस्टम हो गया प्लांट के अंदर. एनिमल के अंदर इस ग्रेविटी के खिलाफ कौन लड़ रहा है, उसके लिए हमारे पास हैं बोन्स. ठीक है जी, ये आपके पास सामने जो पिक्चर नज़र आ रही है ये आपके पास कोलन काइमेटस सेल्स की है, और ये जो आपके पास सामने पिक्चर नज़र आ रही है ये स्क्लेरन काइमेटस सेल्स की है. अच्छा, एनिमल्स में हमें कौन जो सपोर्ट प्रोवाइड कर रहा है, एनिमल्स के अंदर जो हमें सपोर्ट प्रोवाइड कर रहे हैं वो हमारे पास बोन्स हैं. ठीक है, एंड देन वी हैव कार्टिलेज. आपको याद होगा बोन और कार्टिलेज में क्या फ़र्क है.
कार्टिलेज नरम हड्डी को कहते हैं, और जब वही हड्डी सख्त हो जाए तो वो बोन बन जाती है। तो हमारे पास बोन, कार्टिलेज और फिर हमारे पास जो मसल्स हैं, पट्टे, ये तीनों चीजें हमें सपोर्ट सिस्टम प्रोवाइड करती हैं अगेंस्ट ग्रेविटेशनल फोर्स। अच्छा, ये तो होगी आपको जरूरत सपोर्ट की क्यों पड़ती है इन प्लांट्स एंड एनिमल्स। फिर आपको मूवमेंट की जरूरत क्यों पड़ती है? मूवमेंट की जरूरत या चेंज ऑफ पोस्चर या चेंज ऑफ पोजीशन आप क्यों करते हैं? ताकि आपको फूड मिल सके, आपको शेल्टर मिल सके, आप डेंजर से दूर भाग सकें। और ख़ास तौर पर अगर हम लोग प्लांट्स की बात करें, आपको पता है कि जो प्लांट्स हैं वो जड़ें जो हैं उसकी वो बिल्कुल नीचे तक आहिस्ता आहिस्ता फैलती चली जाती हैं। तो ये भी एक उनका गेस्चर है टुवर्ड्स द मूवमेंट। और वो जड़ें ज़मीन के अंदर क्यों फैल रही हैं? क्यों? ताकि वो न्यूट्रिएंट्स हासिल कर सकें, मिनरल्स हासिल कर सकें और ख़ास तौर पर पानी को हासिल कर सके। तो ये भी हमने छोटा सा इंट्रोडक्शन पढ़ा है बिटवीन स्पोर्ट एंड मूवमेंट। स्पोर्ट क्या होती है, हमें स्पोर्ट क्यों ज़रूरत है, मूवमेंट किस किस टाइप की होती है और मूवमेंट की ज़रूरत क्यों पेश आती है। उसके बाद नेक्स्ट चलते हैं स्पोर्ट इन प्लांट्स, कि प्लांट के अंदर स्पोर्ट की क्यों ज़रूरत है या प्लांट के अंदर स्पोर्ट का काम कौन करे। अभी हमने जिक्र किया कि जो हमारे पास स्टेम है वो हमारे पास सपोर्टिंग ऑर्गन के तौर पे रोल प्ले करती है, ख़ास तौर पे उस वक्त जब विंड का प्रेशर बहुत ज़्यादा हो। तो जब आंधी बहुत तेज़ चल रही होती है तो उस वक्त उस पूरे दरख्त को या उस पूरे पौधे को उठा के रखने वाला या उस आंधी के खिलाफ लड़ने वाला कौन होता है? उसकी स्टेम्स होती है। ठीक है, तो हम कहते हैं कि जो हमारे पास स्टेम है वो किसके तौर पे काम कर रहा है? वो हमारे पास प्लांट के अंदर सपोर्टिंग ऑर्गन के तौर पे काम कर रहा है। तो स्टेम की हमने दो खसूसियात पढ़नी है, एक है सपोर्ट और एक है सप्लाई लाइन। अगर हम लोग प्लांट की डायग्राम ड्रॉ करें तो ये आपके पास क्या है? ये आपके पास स्टेम है, ये आपके पास रूट्स हैं और यहाँ पे आपके पास लीव्स हैं। ठीक है जी, तो हम लोग सबसे पहले भी हमने बात क्लियर की, जो हमारे पास स्टेम है वो सपोर्ट प्रोवाइड करती है अगेंस्ट विंड प्रेशर। इसी तरह जो हमारे पास स्टेम है वो सप्लाई लाइन भी है। सप्लाई लाइन का क्या मतलब है कि फॉर एग्जांपल जो रूट्स हैं वो वाटर और मिनरल को पिकअप करते हैं और भेज देते हैं टुवर्ड्स द स्टेम, और स्टेम क्या करती है? इन वाटर मिनरल्स को टुवर्ड्स द लीव्स पहुंचाती है। ठीक है, फिर लीव्स क्या करते हैं? फोटोसिंथेसिस करते हैं, खाना तैयार करते हैं, और ये खाना फिर जाता है स्टेम की मदद से टुवर्ड्स द रूट्स और बाकी तमाम हिस्सों में इसको पहुंचाया जाता है जहां पे इसकी जरूरत पड़ती है। तो स्टेम आपके पास क्या है? स्टेम एक आपके पास ऐसा पुल है बिटवीन द लीव्स एंड द रूट्स कि जहां पे प्रॉपर सप्लाई लाइन होती है। सप्लाई लाइंस मीन का मतलब ये है कि जहां पे न्यूट्रिएंट्स वगैरह, फूड्स वगैरह को एक्सचेंज किया जाता है। ठीक है, तो स्टेम के हमने दो रोल पढ़े, एक सपोर्ट का और सप्लाई लाइन का। लेकिन अभी जो हम जिससे कंसर्न है हमारा वो हमारे पास सपोर्ट से है, तो आगे हम इसको मजीद कैरी ऑन करते हैं सपोर्ट से। अभी हमने बात की है कि जो हमारे पास स्टेम है वो सपोर्टिंग ऑर्गन के रोल जो है वो तौर पे रोल प्ले करता है। तो स्टेम के अंदर ऐसी क्या चीज़ें हैं जो कि उसे इतना मजबूत बना रही हैं कि वो पूरे प्लांट को जो है विंड प्रेशर के अगेंस्ट भी खड़ा रख रहा है। तो सपोर्ट के लिए जो स्टेम के अंदर हम मेन चीज़ पढ़ेंगे वो है टर्गर प्रेशर, वेस्कुलर बंडल और सपोर्टिव टिश्यू। ये तीन चीज़ें ऐसी हैं जो स्टेम के अंदर एज अ सपोर्टिंग रोल प्ले कर रही है। ठीक है, पहला क्या है? टर्गर प्रेशर। सेकंड वन इज वेस्कुलर बंडल। वेस्कुलर बंडल में आपके पास जाइलम एंड फ्लोएम आते हैं। और तीसरा है सपोर्टिव टिश्यू। सपोर्टिव टिश्यूज कौन कौन से हैं जो इसको सपोर्ट प्रोवाइड कर रहे हैं या असिस्ट कर रहे हैं? वो भी हमने पढ़े, कोलनकाइमेटस सेल्स एंड स्क्लेरेनकाइमेटस सेल्स। ठीक है, आज जो हम लेक्चर में पढ़ेंगे वो आज सिर्फ हम लोग टर्गर प्रेशर को देखेंगे। ठीक है जी, तो टर्गर प्रेशर पे आ जाते हैं। टर्गर प्रेशर क्या है? अगर हम लोग स्टेम का क्रॉस सेक्शन करके देखें तो हमें स्टेम के अंदर ये सारी चीज़ें नजर आएंगी। सबसे ऊपर वाली लेयर एपिडर्मिस है, एपिडर्मिस के नीचे कॉर्टेक्स है, देन वी हैव एंडोडर्मिस, उसके बाद आपके पास वेस्कुलर बंडल शुरू हो जाता है जिसमें आता है फ्लोएम एंड देन वी हैव जाइलम और लास्ट में बिल्कुल आती है पिथ। क्यों कौन से में तरतीब पड़ी? एपिडर्मिस, कॉर्टेक्स, एंडोडर्मिस, फ्लोएम, जाइलम एंड पिथ। अब इनमें से कुछ ऐसे सॉफ्ट टिश्यूज हैं जिनके अंदर टर्गर प्रेशर होना जरूरी है। ठीक है, इनमें से कौन कौन से हैं? जिस तरह एपिडर्मिस है, कॉर्टेक्स है, एंडोडर्मिस है और पिथ है, ये हमारे पास सॉफ्ट टिश्यूज होते हैं। इन सॉफ्ट टिश्यूज को हार्ड बनाने के लिए हम इन टिश्यूज के अंदर पानी भेज देते हैं। ठीक है, मेन ऑस्मोसिस करवाते हैं। जब इनके अंदर ऑस्मोसिस से वाटर भर जाता है तो हम कहते हैं इनके अंदर कौन सा प्रेशर जनरेट हो गया? हाइड्रोस्टैटिक प्रेशर जनरेट हो गया और इसी हाइड्रोस्टैटिक प्रेशर का नाम टर्गर प्रेशर है। तो जब पानी एक सेल, इन सेल्स के अंदर जब पानी भर जाता है तो वो सेल सख्त हो जाते हैं।
और वो सख्त क्यों हुए हैं? क्योंकि हमने अंदर पानी भिजवाया है और पानी की वजह से हाइड्रोस्टैटिक प्रेशर मेंटेन हुआ है, और इसी प्रेशर को हम टर्गर प्रेशर भी कहते हैं। और टर्गर का मतलब क्या है? सख्त होना। और ये टर्गर प्रेशर कब जनरेट होता है? जब ऑस्मोसिस के थ्रू वाटर को इंटर करवाया जाता है। तो जब टर्गर प्रेशर को हम लोग मेंटेन करवाते हैं इन एपिडर्मिस, कॉर्टेक्स, एंडोडर्मिस और पित्त, तो इसका फंक्शन क्या होगा कि सेल सख्त हो जाएगा, ठीक है, वो पौधा आराम से जो है वो बेंड नहीं कर पाएगा। और ख़ास तौर पे ये टर्गर प्रेशर उन प्लांट्स के लिए ज़रूरी है जो हर्बेशियस होते हैं। अब हर्बेशियस प्लांट्स क्या होते हैं? ऐसे प्लांट्स जिनके अंदर लकड़ी नहीं होती। फॉर एग्जांपल आपने देखा होगा कि जो बेलें हैं इनके अंदर प्रॉपर लकड़ी वाला सिस्टम नहीं है, ठीक है। इसी तरह जो हमारे पास पत्ता है, पत्ते की डंडी होती है, ये डंडी भी लकड़ी नहीं होती, तो इस डंडी ने भी तो पत्ते को सपोर्ट करना ही है ना, ठीक है। तो इस डंडी के अंदर या इस पेट्योल के अंदर हम टर्गर प्रेशर को मेंटेन करते हैं। जो हमारे पास बेलें हैं उनको बेंड होने से बचाने के लिए हम टर्गर प्रेशर रखते हैं। इवन जो हमारे पास लीव्स हैं, लीव्स कहीं मुरझा ना जाए तो हम उनके अंदर भी टर्गर प्रेशर मेंटेन करते हैं। तो असल में हमारा मकसद टर्गर प्रेशर को क्यों है? क्योंकि ये विल्टिंग से बचाता है। विल्टिंग का मतलब है मुरझा जाने से बचाएगा, ठीक है। तो टर्गर प्रेशर को कैसे मेंटेन करें कि एपिडर्मिस, कॉर्टेक्स, एंडोडर्मिस और पित्त के अंदर हम ऑस्मोसिस के थ्रू वाटर एंटर करवाते हैं, ठीक है। वाटर एंटर हो गया तो सेल क्या हो जाएगा? सख्त हो जाएगा और फूल जाएगा, जिसकी वजह से जो सेल है वो रिजिड हो जाएगा, बेंड नहीं हो पाएगा। और ये स्पेशली टर्गर प्रेशर उन प्लांट्स के लिए है जो हर्बेशियस है। हर्बेशियस मीन ऐसे प्लांट्स जिनके पास वुड नहीं है और उनके पास नरम लकड़ी होती है। अच्छा, उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन ये है कि हम टर्गर प्रेशर तो हमने पढ़ लिया भाई, आता किस तरह है, जनरेट कैसे होता है, ऑस्मोसिस कर दें, फाइन, ओके, टर्गर प्रेशर आ गया। इसको लॉन्ग टर्म के लिए मेंटेन कैसे किया जाए, ठीक है। तो फॉर एग्जांपल यूं समझें कि किसी तरह प्लांट के अंदर हो गई एक्सोऑस्मोसिस। एक्सोऑस्मोसिस मीन पानी बाहर निकल गया, यानी लॉस ऑफ वाटर हो गया। लॉस ऑफ वाटर हुआ तो हाइड्रोस्टैटिक प्रेशर खत्म, यानी टर्जिडिटी लूज होगी और प्लांट क्या हो जाएगा? विल्ट हो जाएगा। तो इस सिचुएशन से बचाने के लिए प्लांट को हमारे पास क्या सोल्यूशन होना चाहिए कि हम लॉन्ग टर्म टर्गर प्रेशर को मेंटेन कर सकें? तो हमारे पास सोल्यूशन बड़ा आसान उन्होंने लिखा है, हाई ऑस्मोटिक प्रेशर ऑफ वैक्यूल, कि वैक्यूल के अंदर आप हाई ऑस्मोटिक प्रेशर कर दें। ऑस्मोटिक प्रेशर का क्या मतलब है? ये भी मैंने आपको पिछले लेक्चर्स में बताया भी है कि हाई ऑस्मोटिक प्रेशर कैसे डेवलप किया जाता है। अगर फर्ज करें फॉर एग्जांपल ये मेरे पास वैक्यूल है, ठीक है, और मैंने ये हमारे पास जो है वो एक्सोऑस्मोसिस हो चुकी है, पानी सारा बाहर आ चुका है, तो हम यहाँ पे लिखते हैं ये एक्सोऑस्मोसिस हो गई है और सेल जो है वो फ्लैसिड हो चुका है। फ्लैसिड मीन बिल्कुल पिचक गया है, ठीक है। अब ये जी फ्लैसिड हो गया, एक्सोऑस्मोसिस हो गई है। तो मैंने अब इसके अंदर टर्गर प्रेशर को मेंटेन करना है। कैसे करूँगी? मैंने यूं करना है कि इस वैक्यूल के अंदर सॉल्ट की कंसंट्रेशन को बढ़ा देना है, ठीक है। ये जिस सॉल्ट की कंसंट्रेशन को बढ़ाते, अब मैं सॉल्ट कैसे अंदर लेकर आ रही हूँ? अंदर बेशक सॉल्ट हाई कंसंट्रेशन का भी हो और बाहर लो कंसंट्रेशन हो, आपने सॉल्ट को अंदर लेकर आना है। अब आपको पता है जब हम लोग किसी भी चीज़ को लो से हाई कंसंट्रेशन की तरफ लेकर आते हैं तो आपको एक्टिव ट्रांसपोर्ट लगती है, यानी एनर्जी लगती है, तो आप लगाएंगे, ठीक है। आपने हिचकिचाना नहीं है, आपने एक्टिव ट्रांसपोर्ट यूज़ करनी है और सॉल्ट को अंदर लेकर आना है। अब चूंकि अब सॉल्ट की कंसंट्रेशन अंदर ज्यादा हो गई है तो आपको पता है जिस तरफ सॉल्ट ज्यादा होगा पानी उसी तरफ मूव करेगा। तो अब क्या होगा कि वाटर देखा देखी इस सॉल्ट के अंदर की तरफ एंटर होगा। तो जब वाटर एंटर होगा तो इट्स मीन ऑस्मोसिस, एंडोऑस्मोसिस होगी, और जब एंडोऑस्मोसिस होगी तो हाइड्रोस्टैटिक प्रेशर अगेन डेवलप हो जाएगा और सेल अगेन टर्जिड सेल में आ जाएगा, ठीक है जी। तो नीचे इन्होंने क्या लिखा है? वाटर इंटर्स बाय ऑस्मोसिस, वैक्यूल स्वेल्स एंड पुशेस अगेंस्ट सेल वॉल। तो ये चीज हमने यहाँ पे लिखी है कि इसका सोल्यूशन क्या हुआ कि हाई ऑस्मोटिक प्रेशर। और ये ऑस्मोटिक प्रेशर कब डेवलप होगा? जब आप आइंस को या सॉल्ट्स को अंदर जो है वो पंप करेंगे विद द हेल्प ऑफ एक्टिव ट्रांसपोर्ट। तो यहाँ पे इन्होंने एक टर्म भी लिखी होगी आपके बुक में जिसे हम कहते हैं टोनोप्लास्ट। जो वैक्यूल की मेम्ब्रेन है, ये जो आपको नजर आ रही है, इसको हम लोग टोनोप्लास्ट कहते हैं। जहाँ पे आपको ये ब्लू कलर की नजर आ रही है मेम्ब्रेन वैक्यूल की, इसको हम टोनोप्लास्ट कहते हैं। तो इसकी क्या डेफिनेशन है? मेम्ब्रेन दैट बाउंड्स वैक्यूल इज कॉल्ड टोनोप्लास्ट। तो टोनोप्लास्ट के अंदर हम लोग हाई ऑस्मोटिक प्रेशर कैसे मेंटेन करेंगे? एक्टिव ट्रांसपोर्ट के जरिए, ठीक है, और हम आइंस को पंप करेंगे। अच्छा, एक चीज आपने याद रखनी है, ये की पॉइंट है कि जहां पे भी लफ्ज पंप आ जाए,
ठीक है, उसका मतलब होता है एक्टिव ट्रांसपोर्ट। बेशक उन्होंने पीछे मेंशन किया हो या ना किया हो कि हम एक्टिव ट्रांसपोर्ट के जरिए काम कर रहे हैं, जहां पे लफ्ज पंप आ जाए इट्स मीन कि ये एक्टिव ट्रांसपोर्ट के जरिए काम हो रहा है। तो हम क्या करते हैं कि एक्टिव ट्रांसपोर्ट के जरिए आयंस को पंप करते हैं। इनके पंप होने की वजह से वाटर इंटर होता है, और जब वाटर इंटर होता है तो हाई ऑस्मोटिक प्रेशर जनरेट होता है, जिसकी वजह से सेल टर्जिड हो जाता है। तो आप यहाँ डायग्राम भी देख सकते हैं कि जब तक आप लोग टर्गर प्रेशर को मेंटेन करके रखेंगे, जो प्लांट है वो विल्टिंग से बचा रहेगा, ठीक है, वो मींस बेंड नहीं होगा। और जिस दिन आप लोग एक्सो ऑस्मोसिस करवा देंगे या हमारे पास टर्गर प्रेशर मेंटेन नहीं रहता, उसी दिन जो है वो प्लांट जो है वो विल्ट हो जाएगा, यानी मुरझा जाएगा। थैंक यू फॉर लिसनिंग।